हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIB NCIB मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने HRM के यूनिट 11 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है लर्निंग प्रोसेस पे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम लोग लर्निंग थ्योरी को समझेंगे, लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे, एम्प्लॉय बिहेवियर को समझेंगे। ये बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड चैप्टर है दोस्तों, और आपको बहुत सारे फैक्ट्स इससे पता चलेंगे कि कैसे लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। और जो लोग AVM मॉड्यूल C के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ को रिलेटेड है। चलिए, before beginning this lesson, let me talk about our CIB 2023 paid program. So we are covering AVM, BFM, BRBL, AVFM and elective paper HRM. You will get unit-wise theory videos, unit-wise theory PDF, unit-wise MCQ videos and PDF. The plan cost, videos plus PDF plan cost rupees 799, and for PDF is cost rupees 299, and for elective paper the cost is rupees 199. We are covering elective paper HRM. If you want interested to purchase, you can WhatsApp me on this number. अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वे है मैनेजमेंट का जो कि पीपल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी से। HRM को कहा जाता है स्ट्रेटजिक HRM। क्यों कहा जाता है स्ट्रेटजिक HRM? क्योंकि हमारा जो हाईली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है वहाँ पे HR को जो हमारा कॉर्पोरेट के गोल है, कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव है, वो इम्ब्रेस करना होता है। दैट्स वाई HR इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजिक HRM। HRM को इसीलिए कहा जाता है दोस्तों स्ट्रेटजिक HRM। तो इसका कुछ गोल्स है। क्या क्या गोल्स है? टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, यानी दोस्तों बिजनेस और मैनेजमेंट के नीड्स को मीट करना। तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके नीड्स को मीट करना पहला काम है HRM का। दूसरा है दोस्तों टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी टू द बिजनेस गोल, यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो स्ट्रेटजी हो वो बिजनेस गोल से ओरिएंटेड हो। तीसरा तरीका है कि तीसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है HRM का टू फाइंड वेज फॉर ह्यूमन रिसोर्स टू ऐड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी किसी बिजनेस में वैल्यू एडिशन कैसे हो, ये HRM बताता है। फिर दोस्तों HRM आपको हेल्प करता है एक बिजनेस को कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टू इट्स वैल्यू गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उससे कमिटमेंट करवाता है एम्प्लॉयज़ को। तो ये सभी दोस्तों HRM के सेवरल गोल्स है जो मैंने आपको बताया। तो ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों ऑब्जर्व करना कि जो भी गोल्स हैं वो एक ही एस्पेक्ट के अनुसार के चारों बगल घूम रहे हैं, वो एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, चारों जो मैंने गोल बताया सब में पीपल आया है, राइट। तो मतलब इंटरेस्ट मतलब पहले मैं क्या बताया आपको कि जो हमारा बिजनेस है, मैनेजमेंट है, जो स्टेक होल्डर है उनके नीड्स को मीट करे। दूसरा क्या बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हैं बिजनेस उसको गोल और बिजनेस के गोल ऑब्जेक्टिव से लिंक करना। तीसरा क्या बताया? वैल्यू एडिशन। और चौथा मैंने आपको बताया कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय को हेल्प, बिजनेस जो है एम्प्लॉय की कमिटमेंट, एम्प्लॉय कमिटेड हो अपने वैल्यूज़, गोल्स और ऑब्जेक्टिव पे। तो सब में एक ही वर्ड आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? यानी जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। यानी दोस्तों ये सभी गोल सभी सक्सेसफुल मीट होंगे जब लोगों को आप सुटेबली इक्विप करेंगे सुटेबल स्किल के साथ, राइट। लोगों के पास सुटेबल स्किल हो, नॉलेज हो, एटीट्यूड हो, और ऐसे स्किल नॉलेज को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा पीरियोडिकली, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें, आप प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस करवाएं, ताकि स्टाफ को आप इक्विप कर सकें रिक्वायर्ड स्किल के साथ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एक्टिविटी से कंपैटिबल हो। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों लर्निंग हैज अज्यूम अ ग्रेटर डील ऑफ इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों जो चैलेंजेस हैं, जो भी एलिमेंट्स है बिजनेस स्ट्रेटजी का उसका इम्प्लीकेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स पे। यानी दोस्तों बिजनेस स्ट्रेटजी का अभी हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसका इम्प्लीकेशन है ह्यूमन रिसोर्स पे। आपको मैं एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या इम्प्लीकेशन है। तो चैलेंज मैनेजमेंट का ये है कि इन सभी इशूज़ से रिस्पॉन्ड करें। पहला देखिए, व्हाट मार्केट शुड द बिजनेस कम्पीट इन, यानी दोस्तों किस मार्केट में बिजनेस कम्पीट करे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि क्या एक्सपर्टाइज चाहिए मार्केट में, क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट और एम्प्लॉय है उसके पास राइट एक्सपीरियंस एंड स्किल है कि नहीं, ये पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन हो सकता है। दूसरा एक की इश्यू है कि वेयर शुड द बिजनेस बी लोकेटेड टू कम्पीट ऑप्टिमली, यानी बिजनेस कहाँ होना चाहिए ताकि कंपटीशन प्रॉपर रहे। इसका पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन क्या है कि वेयर डू वी नीड आवर एम्प्लॉय, यानी लोगों को हमें कहाँ चाहिए, हाउ मेनी डू वी नीड, कितने लोग चाहिए हमें। और क्या हो सकता है दोस्तों, एंड व्हाट स्टेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, यानी बिजनेस ग्रोथ के किस स्टेज में। फिर एक की इशू हो सकता है हाउ कैन वी अचीव इंप्रूवमेंट इन आवर यूनिट प्रोडक्शन, यानी जो हमारा यूनिट प्रोडक्शन है उसमें कैसे हम अचीवमेंट को कैसे हम इंप्रूवमेंट करें। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि हाउ प्रोडक्टिव इज़ द वर्कफोर्स करेंटली, तो अभी हमारा वर्कफोर्स कितना प्रोडक्टिव है,
कि कैसे ये कम्पीट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर से, क्या इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वर्कफोर्स में, यानी ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर चौथा स्ट्रेटजिक इशू हो सकता है कि कैसे बिजनेस कल्चरल चेंज को इम्पैक्ट करेगा, इसका पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या है, कि व्हाट आर द करंट वैल्यू ऑफ द वर्कफोर्स, यानी हमारी जो वर्कफोर्स है उनका करंट वैल्यू क्या है, कैसे प्रिवेलिंग कल्चर को इन्फ्लुएंस किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि वो एक चेंज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। पांचवा स्ट्रेटजिक इशू क्या है, कैसे बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंज को कैसे बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसका ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल स्किल हैं जो कि बिजनेस करंटली अभी बिजनेस के पास है, और क्या स्किल अभी चाहिए ताकि ये टेक्नोलॉजिकल चेंज को रिस्पॉन्ड करे। क्या ये सभी स्किल रिक्वायर्ड होंगे ट्रेनिंग के द्वारा, या आपको रिक्रूट करना है। तो ये सभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशंस हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों, कि जो बिजनेस स्ट्रेटजी के एलिमेंट होते हैं सभी के इम्प्लीकेशंस पड़ते हैं, और क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो मैंने आपको बताया, कि कहाँ मार्केट रखना है, किस मार्केट में बिजनेस कम्पीट करेगा, किससे कम्पीट करेगा, कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, फिर कैसे हम अपने यूनिट प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होंगे। ये सभी इस बिज़नेस के स्ट्रेटजीज़ हैं, राइट। और सभी का इफेक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि HRM का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM। तो इस प्लान का यही पर्पज़ है कि आप स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, किसी भी बिजनेस के जो स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना स्ट्रेटजिक इशूज़, उसको एनालाइज करें मैन पावर के टर्म्स में, और एक तरीका बनाएं कि ये सभी डिमांड ऑफ लेबर को मीट करने का। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। और इस प्लान का व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लान, क्यों हम ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करें। प्लान का यही पर्पज़ है कि हम स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट, यानी हमारे जो की स्ट्रेटजिक इशू हैं उन सभी को एनालाइज करें, और अपने बिजनेस को, अपने मैन पावर को, ठीक है, मैन पावर के टर्म्स में इन सभी स्ट्रेटजिक इशूज़ को एनालाइज करें, और एक तरीका फाइंड करें कि इन सभी डिमांड्स को मीट किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करती है, ये वही है जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करती है और डेवलप करती है। यानी कंपनी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस वही अचीव करती है जो अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेंटेन कर रही है। तो आज के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में चैलेंज ये है, आज का जो चैलेंज है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, वो कल का मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस हो जाएगा, राइट। आज का जो हमारा चैलेंज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जाना, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में हम फ़ायदे में रहें। वो कल के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। मतलब कल के लिए, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, हमारा प्रोग्रेस एडवांस है, तो जो आज हम सोच रहे हैं कि हमें इतना कॉम्पिटिटिव होना है, कल के लिए वो मिनिमम हो जाएगा, कितना तो होना ही है। तो दोस्तों कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि यूनिक प्रोडक्ट्स हो गए, टाइम टू मार्केट, हाई क्वालिटी एंड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, हर एक टाइम पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, और कॉम्पिटिटर सभी को रेप्लिकेट करता है। अब एक टर्म आया दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसा टर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा फील करवाता है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन इन इट्स कस्टमर व्यू। यानी कस्टमर तो बहुत सारे हैं, कस्टमर के व्यू में एक पार्टिकुलर कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। जैसे कोई आप कंपनी ले लीजिए, अनअकैडमी और बायजूस, तो दो कंपनीज़ हैं, तो अनअकैडमी यदि अच्छा परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू बायजूस, तो यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अनअकैडमी का, राइट। तो 3 डिटर्मिनेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कंसेप्चुलाइज करते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, ठीक है, वो किस कैटेगरी का है, ठीक है। ये बेनिफिट्स दोस्तों ये वो चीज़ है जिस पे कस्टमर जो चाहिए कस्टमर को, ठीक है, और जो रियल वैल्यू ऑफर करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, केवल ये नहीं पता होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, लेकिन बस ये भी पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि उसकी एडवांटेज क्या है, उसको उस प्रोडक्ट्स के उस कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्स्टेंटली अवेयर रहे कि कौन कौन से नया ट्रेंड है जो कि उसके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहा है, खासकर नया टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, न्यूज़पेपर जो दोस्तों न्यूज़पेपर हुआ करते थे, लेकिन न्यूज़पेपर में दिक्कत क्या हुई कि जो हमारे इंटरनेट पे फ्री न्यूज़ अवेलेबल रहते हैं उससे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, उसको वो कम्पीट नहीं कर पाया। तो यानी कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सबसे पहला होना चाहिए दोस्तों 3 डिटर्मिनेंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। पहला है बेनिफिट्स, यानी क्या बेनिफिट्स है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर की नीड्स को आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा है दोस्तों टारगेट मार्केट, यानी ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि इनके कस्टमर है कौन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए दोस्तों कि कस्टमर है कौन, और इसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए
ऑर्गेनाइजेशन को एग्जैक्टली पता होना चाहिए दोस्तों कि हु बाइज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से कौन खरीद रहा है और कैसे उनका लाइफ अच्छा बन रहा है इस प्रोडक्ट को खरीद के। तो इस प्रकार से आप डिमांड क्रिएट करते हैं। और डिमांड भी पता है ना आपको, ग्रोथ का, हमारे आर्थिक विकास का सबसे बड़ा की ड्राइवर क्या है? डिमांड। डिमांड नहीं होगा तो आर्थिक विकास होगा ही नहीं, राइट। तो न्यूज़पेपर का टारगेट, अब मैं आपको न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर का जो टारगेट मार्केट है वो आप कौन हो गए? ओल्डर पीपल हो गए हैं, ठीक है, जो कि न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ नहीं पढ़ पाते हैं। जो यंगर पीपल हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। तो न्यूज़पेपर कंपनी को पता है, न्यूज़पेपर फर्म को पता है कि हमारा जो टारगेट मार्केट है वो है ओल्डर पीपल, ओल्डर जनरेशन पीपल। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टारगेट मार्केट्स है। सो बेनिफिट्स एंड टारगेट मार्केट आर टू की कॉम्पिटिटिव डिटर्मिनेंट दैट कंसेप्चुअलाइज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और तीसरा की डिटर्मिनेंट है कॉम्पिटिशन। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स एनीथिंग दैट अ कस्टमर कुड डू टू मीट द नीड ऑर्गेनाइजेशन कैन फुलफिल। तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन और जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे न्यूज़पेपर ने क्या सोचा कि उनका कंपटीशन है दूसरे को न्यूज़पेपर से, ठीक है, लेकिन जब तक पहले यही सोच रहे थे कि एक न्यूज़पेपर का कंपटीशन है दूसरे न्यूज़पेपर से, लेकिन अब उनको पता चला कि इंटरनेट उनका रियल कॉम्पिटिटर है। तो उन्होंने कम्पीट किया न्यूज़ के लिए, न्यूज़ प्रोवाइडर के लिए, जो कि इंस्टेंट था और फ्री था, ठीक है। तो अब उनको पता चल गया कि नहीं, हमारा जो असली कॉम्पिटिटर है वो इंटरनेट है, ठीक है। तो वो आपस में कम्पीट किए, राइट। तो कंपटीशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन की डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया। पहला है टारगेट, पहला है बेनिफिट, दूसरा है टारगेट मार्केट और तीसरा है कंपटीशन। यानी आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं वो देखिए। जैसे न्यूज़पेपर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री न्यूज़ ऑन इंटरनेट। दूसरा टारगेट मार्केट, आप मार्केट टारगेट कीजिए। जैसे न्यूज़पेपर के केस में टारगेट मार्केट था ओल्डर पीपल। तीसरा है दोस्तों कंपटीशन, यानी आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। जैसे न्यूज़पेपर के केस में इनके कॉम्पिटिटर कौन थे? फ्री इंटरनेट अवेलेबल ऑन फ्री न्यूज़ इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट। तो तीन चीज़ मैंने आपको बताया, थ्री की डिमांड होता है कॉम्पिटिशन के। तो सक्सेसफुल यदि होना है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? टू बी सक्सेसफुल व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू? तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू आर्टिकुलेट द बेनिफिट दे प्रोवाइड टू इस टारगेट मार्केट। यानी आपको क्लियरली बताना होगा कि अपने टारगेट मार्केट को कि मैं क्या क्या बेनिफिट आपको दे रहा हूँ और किस प्रकार से ये कॉम्पिटिशन से बेटर है। तो यही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आप मैसेज आपके जितने भी कस्टमर्स हैं सभी को आप ये मैसेज प्रोवाइड कीजिए। इसमें आप एडवर्टाइजिंग हो सकता है, पब्लिक रिलेशन हो सकता है, सेल्स, स्टोर, एवन एम्प्लॉय के माध्यम से भी आप मैसेज को रिइंफोर्स कर सकते हैं अपने कस्टमर में। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं, आप ऐसे काम कीजिए कि आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपने एक्सपीरियंस में, अपने रिज्यूमे में, अपने इंटरव्यू में शो कीजिए। और जब आपको जॉब मिल जाए तो आप कंटिन्यूस वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखिए, राइट। तो ये पॉइंट है, ये है हमारा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बात करते हैं दोस्तों सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो ठीक है, अब सस्टेनेबल क्या होता है? तो मान लीजिए कोई कंपनी है वो मार्केट का लीडर है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमेशा के लिए लीडर रहेगा। तो कंपनी एक क्लियर गोल बनाए, क्लियर स्ट्रेटजी बनाए, क्लियर ऑपरेशन बनाए अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करने के लिए। तो यदि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन करना है, जो कि उसने अपने प्रॉपर टारगेट मार्केट, प्रॉपर बेनिफिट्स, प्रॉपर कंपटीशन से अचीव किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक क्लियर गोल स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो जो कॉर्पोरेट कल्चर है और एम्प्लॉय का जो वैल्यू है वो इन सभी गोल से क्या होना चाहिए? अलाइन होना चाहिए, राइट। एम्प्लॉय का वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉय का गोल, कॉर्पोरेट कल्चर जो इसने गोल बनाया है उससे अलाइन होना चाहिए। और ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो कुछ कंपनी जो है एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाती है। तो दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कॉमन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छे काम कर रहे हैं, ये फिगर कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए ताकि हम अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। डिफ़िकल्टी ये है कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सॉल्यूशन को, ठीक है। तो मेजॉरिटी इज़ नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन वेरी वेल, ओके। तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? बिकॉज दे अप्लाई देयर रिसोर्स टुवर्ड आइडेंटिफाइंग न्यू सॉल्यूशन। वो अब क्या करते हैं कि अपना रिसोर्स नया सॉल्यूशन खोजने में पता कर लेते हैं रेदर देन एग्जिस्टिंग पोटेंशियल। तो नया सॉल्यूशन क्या हो गया? जैसे मर्जर कर दिया, जैसे रीऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे प्रोसेस को अपडेट कर दिया। तो ये सभी अनाउंस कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है टिपिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट से, ठीक है, टू इंक्लूड अनाउंस। तो इसमें क्या क्या आता है दोस्तों कि वो नया सॉल्यूशन क्या क्या होता है कि पहले अनाउंस करेंगे, ठीक है, नया इक्विपमेंट देंगे, नया सॉफ्टवेयर देंगे, ट्रेनिंग देंगे या दूसरे एक्टिविटीज़ करवाएंगे। लेकिन दोस्तों रियलाइजेशन तब पता चलता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन इन सभी चेंजेस को डिप्लॉय कर लेता है और फुल बिजनेस बेनिफिट रीप कर लेता है, दैट वेर एंटिसिपेटेड व्हेन द रिसोर्स वेर एलोकेटेड टू परस्यू द इनिशिएटिव।
तो आपको मैं इस चीज़ को एग्जांपल समझाता हूँ, रियलाइजेशन को समझाता हूँ दोस्तों। रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान समझिए। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रियलाइजेशन एक मेजर डिफरेंशिएटर है, बिकॉज वन ऑफ द क्रूशियल इशू जो आज बिजनेस फेस कर रही है, ये नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी या क्या सॉल्यूशन दिया जाए, लेकिन ये है कि कैसे इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जाए इस तरीके से कि उसका इंटेंडेड इम्पैक्ट पड़े। आज के वोलेटाइल मार्केट में लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकते, राइट? मतलब जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो सक्सेस आज इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने जो बेनिफिट प्रॉमिस किया है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट से ये बेनिफिट मिलेगा, आपने उसे डिलीवर किया या नहीं किया। ठीक है, ये बहुत ही कम देखा गया है एक प्लेटफॉर्म को कि वो एक प्रोडक्ट को टेस्ट करे, कॉम्पिटेंसीज़ को टेस्ट करे और फिर वो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करे। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप एग्जांपल लीजिए लॉयड बैंक का, ठीक है, तो मर्जर हुआ, ठीक है, तो एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे मर्जर के द्वारा कोई फाइनेंशियल और फिजिकल मर्जर अचीव किया जाता है। तो जैसे लॉयड बैंक जो थे, लॉयड बैंक वाज टेकन ओवर बाय नेशनल ग्रिंडले बैंक। लॉयड बैंक को किसने टेक ओवर कर लिया? नेशनल ग्रिंडले बैंक ने टेक ओवर कर लिया। कब? 1961 में। लेकिन 80s में भी जो स्टाफ थे किसके? लॉयड बैंक के, वो अपने आप को लॉयड स्टाफ ही कहते थे, वो अपने आप को ग्रिंडले स्टाफ नहीं बोलते थे। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ग्रिंडले बैंक को टेक ओवर कर लिया, लेकिन तब भी उनके जो स्टाफ थे जो 55 साल के हो गए और 58 साल के बीच में, ठीक है, दे हैड टू बी सेंट होम बाय पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो क्या किया उसने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने क्या किया कि जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ग्रिंडले बैंक को अपने टेक ओवर किया, तो जो 55 से 58 साल के ओल्डर पीपल थे, एम्प्लॉय थे, उनको घर भेज दिया और उनको अपना रिमेनिंग सर्विस के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया। एज अ रेट ऑफ उन्होंने रिटायरमेंट का एज ही घटा दिया 55 साल, 55 ईयर्स कर दिया रिटायरमेंट ऑफ एज। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो यही होता है हमारा कॉमन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है रियलाइजेशन का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। आप नया सॉल्यूशन तो ला सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे आप रिसोर्स को अप्लाई करें। अब बात करते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ ट्रूथ की। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ ट्रूथ? मोमेंट ऑफ ट्रूथ को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा इंस्टेंस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज डिफाइंड एज एन इंस्टेंस वेयर इन कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर इन अ मैनर। तो कस्टमर जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक साथ इस तरह आ रहे हैं, come into contact with one another in a manner that gives the customer an opportunity to either form or change the impression about the firm। तो जिससे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप जो है कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक इम्प्रेशन जो फर्म के प्रति बना है वो चेंज कर सके। तो ये जो इंटरेक्शन होता है किसी किसी बीच में, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये जो इंटरेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? प्रोडक्ट के थ्रू हो सकता है, सर्विसेज के थ्रू हो सकता है, या दोनों के थ्रू हो सकता है। यानी दोस्तों मोमेंट ऑफ ट्रूथ में क्या हो रहा है कि कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू। बहुत सारा ऐसा इंस्टांस है दोस्तों जहाँ पे मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जैसे मान लीजिए कि आपने कस्टमर को ग्रीट किया, आप कस्टमर के क्वेरीज़ को हैंडल कर रहे हैं, उसके कंप्लेंट को हैंडल कर रहे हैं, क्विकली इफेक्टिवली आप स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सभी हमारे मोमेंट ऑफ ट्रूथ के अंदर आते हैं। तो आज के सर्विस ड्रिवन मार्केट में और बहुत सारे प्रोवाइडर, मल्टीपल प्रोवाइडर आ गए हैं सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। मोमेंट ऑफ ट्रूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है कस्टमर इंटरेक्शन का, और मार्केटर को इस बात को ध्यान रखने में ये क्रिटिकल है, क्योंकि ये कस्टमर के परसेप्शन को डिटरमाइन करता है। ये खासकर ज़्यादा जरूरी है सर्विस प्रोवाइडर के केस में। यदि आपसे पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ ज़्यादा प्रोडक्ट में ज़्यादा जरूरी है गुड्स वाले केस में या सर्विसेज में, तो बोलेंगे सर्विसेज वाले में ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सर्विसेज में इसलिए क्योंकि वो इनटेंजिबल चीज़ भेज रहे हैं, वैसे चीज़ भेज रहे हैं जिसको इनटेंजिबल है, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको फील नहीं कर सकते। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनटेंजिबल चीज़ों को सेल करने के लिए। वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे आर क्रिएटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कस्टमर के माइंड में। ठीक है, कि अब ये सभी एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर के दिमाग में एक्सपेक्टेशन है उसको मैनेज करना एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है फेवरेबल मोमेंट ऑफ ट्रूथ को क्रिएट करने का। बहुत बार देखा गया है दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो टॉप मैनेजमेंट हैं वो ऐसा फील करते हैं। ठीक है, ये देखिए तो बहुत बार ऐसा देखा गया जो टॉप मैनेजमेंट हैं वो फील करते हैं कि उन्होंने राइट स्ट्रेटजी डिटरमाइन कर लिया, प्लान ऑफ एक्शन डिटरमाइन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आउटकम जो उन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं है। तो आप कोई भी इनिशिएटिव लें, ठीक है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ जरूर आता है जो डिक्टेट करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यू उसे रिसीव करना चाहिए था वो उसने रिसीव किया या नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे चेंज इनिशिएटिव ये सभी डिसीजन पॉइंट से मूव करता है तो 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं।
क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? अर्ली टर्मिनेशन, मेल्ट डाउन, इंस्टॉलेशन और रियलाइजेशन। तो हम लोग एक एक आउटकम को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग अर्ली टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों अर्ली टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्ली टर्मिनेशन? ऑकेजनली जो हमारा अप्रूवल होता है वो नया इनिशिएटिव के लिए होता है, राइट। लेकिन प्रोजेक्ट जो है कभी भी गेट ऑफ नहीं होता है ग्राउंड से। एग्रीमेंट तब रीच होता है कि क्या हमें करना है, क्या बजट हमने सेट किया है, और तब जाके हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बनाते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तब किया जाता है, ठीक है। बट बिफोर एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैन टेक्स प्लेस एवरीथिंग इज डिसकंटिन्यूड। तो एग्रीमेंट हमने रीच किया कि क्या हमें करना है, क्या हमने बजट सेट किया, लेकिन इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट करते सब कुछ डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी टर्मिनेट कर दिया गया। इसके कारण क्या होता है, ये किस कारण से होता है, ऐसा क्यों हमने टर्मिनेट किया? तो ऑब्वियस फाइनेंशियल या पॉलिटिकल क्राइसिस, कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाए, कुछ हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है जो अर्ली टर्मिनेशन है। दूसरा टाइम ये देखा गया है इस टर्मिनेशन का कि वो क्लियर ही नहीं होता है कि क्यों टर्मिनेट किया गया। तो कुछ भी काउज रहे, जब भी हमारा एफर्ट कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने का हो, यदि वो ब्लॉक हो जाए एफर्ट, ठीक है, और बिफोर अप्रूवल से पहले ब्लॉक हो जाए, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं करना चाह रहा है। तो ये कहलाता है हमारा अर्ली टर्मिनेशन। तो अर्ली टर्मिनेशन का मतलब कि अनाउंसमेंट करने से पहले हमने प्लान किया, हमने डिसाइड किया, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया था और वो कुछ प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो ये कहलाता है हमारा अर्ली टर्मिनेशन। अर्ली टर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है, जैसे हमारा चेंज इनिशिएटिव मूव करता है डिसीजन पॉइंट से। दूसरा आता है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन क्या होता है दोस्तों? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट को तो अनाउंस किया गया, इंगेज भी कर दिया गया, लेकिन कभी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या होता है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी सारे रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो मेल्ट डाउन एक विजिबल फेलियर है, ठीक है, जो कि सब कोई देख सकता है, और एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्राइस होता है। ऑब्वियसली बात है, आपको प्राइस भी बियर करना पड़ेगा क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया, आपने इंगेज भी कर दिया, ठीक है, और कभी कभी बहुत कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना बहुत ही सही है। तो दोस्तों यहाँ पे विजिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ द हाई विजिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द वनरेबिलिटी जो कि ऐसे विड्रॉल से एसोसिएटेड है, ये इजी है डिसीजन मेकर के लिए और इंटरनल चेंज एजेंट के लिए कि वो दोस्तों एक मेल्ट डाउन को एक प्रोसेस की तरह कंप्लीट करे, ठीक है, दो इट इज़ नेवर अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। तो ये होता है हमारा मेल्ट डाउन, यानी आपने प्रोसेस शुरू कर दिया फिर आपने इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, इसे कहते हैं मेल्ट डाउन। ये भी हमारा एक पॉसिबल आउटकम्स है। उसके बाद दोस्तों तीसरा आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने वर्कर्स को डिप्लॉय किया, आपने अनाउंस किया, सेटअप अनाउंस किया, ठीक है, लेकिन अभी तक अपना जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो इसने अचीव नहीं किया है। तो इंस्टॉलेशन का मतलब होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब दोस्तों आप जो टेंजेबल एस्पेक्ट है वो उसको आप मैनेज कर रहे हैं, जैसे आप लॉजिस्टिक, प्लगिंग इन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग शेड्यूल, वर्क सेशन, ये सभी हमारे इंस्टॉलेशन के पार्ट होते हैं। तो इंस्टॉलेशन ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट है। ये एक टू एज स्वॉर्ड है, ठीक है, विद इट कम द पोटेंशियल फॉर आइदर फर्दरिंग द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटेंडिंग चार्ज और एक्चुअली प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एवरी टू। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको क्यों कहा गया है टू एज स्वॉर्ड? क्योंकि इसके माध्यम से, इंस्टॉलेशन के माध्यम से, इंस्टॉलेशन के पास एक क्षमता होती है कि आप जो है जो प्राइमरी पर्पज़ है, ठीक है, उसको आप अचीव कर सकें, ठीक है, या नहीं तो उसको प्रिवेंट कर सकें कि वो उस फॉर्म में ले। दो चीज़ हो सकता है। चौथा जो हमारा आउटकम आता है वो रियलाइजेशन। रियलाइजेशन तब होता है दोस्तों जब कोई भी की पर्पज़ है हमारे इनिशिएटिव का, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉस्ट सेविंग करना है, आपको जो है कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाना है, आपको प्रोडक्टिविटी गेन करवाना है, ठीक है, तो व्हाट आर द की पर्पज़, वो एक्चुअली जब अचीव हो जाए तो वो कहलाता है रियलाइजेशन। तो जब इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, तो जब भी इंस्टॉलेशन होगा तभी आप इंश्योर कर सकते हैं कि इंस्टॉल्ड सॉल्यूशन को आप फुल्ली यूज़ किए इंटेंट के लिए। तो ये चार स्टेज को मैंने आपको समझाया। पहला बताया आपने अर्ली टर्मिनेट किया, दूसरा बताया आपको मेल्ट डाउन, तीसरा आपको बताया इंस्टॉलेशन, चौथा बताया आपको रियलाइजेशन। तो ये जो चार स्टेजेस हैं इसका इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स पे सब्सटेंशियल है। फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी आप विड्रॉ कर लेते हैं रेजिग्नेशन के फॉर्म में। ये तब होता है जब प्रोजेक्ट को आप किल कर दिए, टर्मिनेट कर लिए अर्ली में, किसी कारणवश नहीं, कोई कारण नहीं था लेकिन आपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। और जब प्रोजेक्ट को आप डिले करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं किसी मेल्ट डाउन के कारण, तो बहुत सारे स्टाफ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं रिट्रेंचमेंट के कारण। और यदि वो कंटिन्यू भी करेंगे प्रोजेक्ट से तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होगा क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है। देखिए पहला स्टेज क्या बताया था आपको? पहला स्टेज बताया था दोस्तों आपको अर्ली टर्मिनेशन। तो अर्ली टर्मिनेशन ही बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है, ठीक है, जिसके कारण से प्रोजेक्ट को आपने ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। मेल्ट डाउन भी स्टाफ के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेशन कारण होता है क्योंकि बहुत ही स्लो गति से प्रोजेक्ट आगे भाग रहा होता है।
ठीक है। और दोस्तों उसके बाद इंस्टॉलेशन में क्या होता है, इंस्टॉलेशन एक हैप्पी फेज है, क्योंकि कम से कम एक साइन तो मिल रहा है कि एकम्प्लिश हम कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी हमने गोल रखा है उसको एकम्प्लिश कर रहे हैं, तो एक हैप्पी फेज तो है, ठीक है। और लास्ट जो आता है रियलाइजेशन का, वो एक मीनिंगफुल रोल मिलता है, ताकि जो भी हमने काम किया है हमें रिवार्ड मिलेगा, हम बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये चारों प्रोसेस को मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग ह्यूमन लैंडस्केप की। लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन लैंडस्केप। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को जो डिफ्रेंशिएट करता है, देखिए ये दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होते हैं जो कि नए इनिशिएटिव को इंस्टॉल किए, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो कि फुल्ली रियलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या डिफ्रेंशिएट करता है, ये उनकी एबिलिटी टू मैनेज ह्यूमन लैंडस्केप। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो इंस्टॉलेशन तक आके छोड़ दिया, और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि फुल्ली रियलाइज़ किया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि वो कैसे ह्यूमन लैंडस्केप को मैनेज करते हैं। मोस्ट बेसिक कोर के बारे में बात करें, कोई भी वर्क इन्वायरमेंट दो टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक से कंपोज है। पहला है इनर्ट। पहला क्या है दोस्तों? इनर्ट। इनर्ट का मतलब दोस्तों जैसे स्ट्रक्चर, पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज़, कैपिटल, टूल्स, इन सभी से रिलेटेड जो चीज़ इनर्ट है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो। और दूसरा दोस्तों एस्पेक्ट होता है वर्क इन्वायरमेंट का, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है ह्यूमन्स। ह्यूमन के अंदर क्या आता है, जैसे परसेप्शन, एजम्पशन, रेसिस्टेंस, फियर, एस्पायरेशन, बिलीफ एंड वैल्यूज़। तो जो भी हमारा दोनों वर्क इन्वायरमेंट है, मैंने आपको दो बिल्डिंग ब्लॉक बताया, तो दोनों वर्क इन्वायरमेंट का अपना कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट का या किसी भी वर्क इन्वायरमेंट का कुछ इनर्ट का पार्ट होगा, कुछ ह्यूमन कंपोनेंट होगा, जो कि दैट फॉर्म अ यूनिक आइडेंटिटी और लैंडस्केप दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एनी अदर वर्क सेटिंग, ठीक है। तो सभी वर्क इन्वायरमेंट का अपना एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, अपना एक ह्यूमन कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो इनर्ट एस्पेक्ट होता है दोस्तों, वो आइसोलेटेड होता है, इंडिपेंडेंट फीचर होता है, ठीक है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता है एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, आपने एक सॉफ्टवेयर में कोई चेंज किया, तो सॉफ्टवेयर में कोई चेंज किया आपने, तो वो दोस्तों ये बजट को तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जो ये तो इनर्ट कंपोनेंट है। जो हमारा ह्यूमन कंपोनेंट है लैंडस्केप का, वो सारे लिंक, वो सारे बॉन्ड, वो सारे एफिलिएशन को क्रिएट करता है। तो बिना ह्यूमन कंपोनेंट का आप डिफरेंट इनर्ट कंपोनेंट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनर्ट कंपोनेंट तो आपका क्या होता है, इनर्ट कंपोनेंट तो आपका आइसोलेटेड है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक प्रोसीड्यूर है, वो स्टैंड अलोन तब तक रहेगा, ठीक है। देखिए, अ प्रोसीड्यूर कुड स्टैंड अलोन अनअफेक्टेड बाय अ रिपोर्ट शोइंग डिक्लाइनिंग क्वालिटी which would be completely detached from employee performing rating, which would be unrelated to the new IT system, which would be disconnected from the implication of recent merger। जो लोग होते हैं दोस्तों, वो ब्रिजिंग एजेंट होते हैं बिटवीन देमसेल्फ, एंड जितने भी इनर्ट फीचर होते हैं वर्क इन्वायरमेंट के, ये एक ह्यूमन लैंडस्केप है जो कि बहुत ही क्रूशियल है किसी एफर्ट के सक्सेस और फेलियर के लिए। तो मैंने आपको ह्यूमन लैंडस्केप का दो कंपोनेंट बताया, बस वो ध्यान रखिए, एक इनर्ट कंपोनेंट और एक ह्यूमन कंपोनेंट। ह्यूमन कंपोनेंट बॉन्डिंग का काम करता है, इनर्ट कंपोनेंट आइसोलेटेड रहता है, दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली डिस्कनेक्टेड है। जब आप नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करते हैं वर्क इन्वायरमेंट में, तो वो शॉक वेव काउज करता है, राइट। आप कुछ नया लाना चाहते हैं, उस कारण से क्या होता है दोस्तों, उस कारण से शॉक वेव आता है, डिस्ट्रप्शन का शॉक वेव आता है, ठीक है। तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? उसका इम्पैक्ट फिजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल लोकेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने अभी तक डिस्कशन किए हैं इस पार्टिकुलर लेक्चर में। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एचआरएम को स्ट्रेटजिक एचआरएम क्यों कहा जाता है, इसका क्या क्या गोल्स है, 4 गोल्स मैंने बताया आपको। तो इन चारों गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आपको बताया ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या की स्ट्रेटजिक इशू है और इसका पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीकेशन क्या क्या पड़ता है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप क्रिएट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का 3 डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं, बेनिफिट, फिर सेकंड बताया आपको टारगेट मार्केट, तीसरा बताया आपको कंपटीशन। फिर मैंने आपको समझाया कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। फिर दोस्तों मैंने आपको कॉमन इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस के बारे में बताया, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। उसके बाद दोस्तों इंप्लीमेंटेशन चैलेंज में 2-3 पॉइंट आपको बताया, रियलाइजेशन नहीं अचीव होता है, कुछ हम लोग हमेशा नया सॉल्यूशन के प्रति आगे भागते हैं, तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन था, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल था, उसको रियलाइज ना करके हमेशा नया सॉल्यूशन खोजते हैं, ये सभी चैलेंजेस हैं। उसके बाद मैंने आपको ललाइट बैंक का एग्जांपल दिया, जिसके एम्प्लॉय जो है, ऑल्दो इस बैंक को मर्ज कर दिया गया ग्रिडले बैंक के साथ, लेकिन फिर भी ग्रिडले बैंक ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन फिर भी इसके जो एम्प्लॉय थे वो अभी भी अपने आप को लॉयड बैंक के ही एम्प्लॉय माने खाते हैं। फिर मैंने मोमेंट ऑफ ट्रूथ का आपको इंपॉर्टेंस बताया कि दोस्तों कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, कस्टमर को एक इंप्रेशन मिलता है फर्म के बारे में। मोमेंट ऑफ ट्रूथ बहुत ही क्रिटिकल है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेज्यूमे को ब्रेक कर सकता है या मेक कर सकता है, ठीक
ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने आपको 4 पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बताया। अर्ली टर्मिनेशन, मेल्ट डाउन, इंस्टॉलेशन, रियलाइजेशन। अर्ली टर्मिनेशन बहुत ही ख़राब स्थिति है, आपने प्रोजेक्ट को पहले ही टर्मिनेट कर दिया, आपने मेल्ट कर लिया, ये भी ख़राब स्थिति है। बहुत ही स्लो गति से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है, धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो मेल्ट डाउन कहलाता है। फिर आपका इंस्टॉलेशन फेज आता है, ये बहुत ही सही चीज़ है, और जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी बताया ह्यूमन लैंडस्केप के बारे में। इसके 2 बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। पहला बिल्डिंग ब्लॉक है इनर, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन। इनर डील करता है स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी से, और ह्यूमन डील करता है दोस्तों परसेप्शन, एजम्पशन, रेजिस्टेंस, फियर, एस्पिरेशन, बिलीफ, वैल्यू से। ह्यूमन आस्पेक्ट दोस्तों को रिलेट करता है, लिंक करता है इनर आस्पेक्ट को। तो ये सभी चीज़ों को आज हमने डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में आगे के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।